हाय हेलो सलाम सत श्री अकाल आदाब जी आयानु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपका खैर मकदम है। और अपनी बोली से जुड़े सभी श्रोताओं ने प्यार भरी मीठी मीठी राम राम खम्मा घनी। वेल दोस्तों, किसी देश राज्य समाज की पहचान उसकी संस्कृति होती है। उस देश राज्य समाज का स्टेटस, उसका आकलन उसकी अर्थव्यवस्था से, उसकी आर्थिक स्थिति से तो किया ही जाता है, मगर कहा जाता है कि वो देश, वो राज्य, वो समाज, वो क्षेत्र गरीब है जिसका सांस्कृतिक पहलू कमजोर है और पिछड़ा हुआ है। सच, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने एक परिपक्व और अलंकृत संस्कृति में जन्म लिया है। कुछ ऐसी ही परिपक्व, अलंकृत, शोभनीय और कुछ हटके है एक संस्कृति, और ये संस्कृति है भारत की संस्कृति। और इसमें भी विशेष तौर पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संस्कृति। जहाँ एक और हरियाणा का दूध दही का खाना, वहीं पंजाब का मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, तो राजस्थान का दाल बाटी और चूरमा। वाओ, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। जी बिल्कुल, हरियाणा का एक अलग से कल्चर प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, हरियाणा का कल्चर जिसमें दूध दही का जो खाने का रिवाज है वो सबसे अलग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खाने में प्राथमिकता दी जाती है वो दूध दही को दी जाती है। इसी तरह से पंजाब में एक प्रचलित खाना है वो है मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, और राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। साथ ही जब आप वहाँ पे खाने जाएंगे तो खम्मा घनी भी आपको सुनने को मिलेगा। वाह, ये तीनों राज्य पास भी तो काफी हैं। सुबह ब्रेकफास्ट आप हरियाणा में करें, लंच पंजाब में करें और डिनर आप करें राजस्थान में। क्या ख्याल है ना मजेदार ख्याल? है ही कुछ ऐसा आलम कि जो भी यहाँ आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। एक और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पर्वत, जहाँ जिस किसी ने भी यहाँ इस प्रकृति की धरोहर को जीतने का दुस्साहस किया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। हिमाचल में देखिए सुंदर सुंदर वादियां, साथ ही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ धर्मशाला में, जो कि मैक्लियोडगंज में स्थित है, जहां पर दलाई लामा का निवास है। प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे पर्वत, और जहां पर आसानी से आप बादलों को देख सकते हैं। कितना अनुपम, कितना सुंदर, कितना प्यारा नज़ारा है। ये है हिमाचल। सेम इसी तरह का नज़ारा उत्तराखंड में है। वहीं दूसरी ओर दिन में तपता हुआ और रात में सुकून देता हुआ ठंडा रेगिस्तान। जी बिल्कुल, जहाँ की मिट्टी में महाराणा प्रताप, मीराबाई, रानी पद्मावती की कुर्बानी की महक है। वीरों की धरती राजस्थान, जहाँ पर न जाने कितने वीरों ने कुर्बानियां दी और राजस्थान का नाम इतिहास में अमर कर दिया। राजपूत वंश राजस्थान का सबसे बड़ा वंश कहलाता है। राजपूत वंश की अपनी एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने आक्रमणकारियों के साथ लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही राजस्थान की एक चीज जो बेहद फेमस है, आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में किला है, फोर्ट है, और अलग अलग शैली में बना हुआ किला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उस काल की सभ्यता को। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य भारत देश का राजस्थान है। तो इस तरह से भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन, खान पान। वहीं एक तरफ पंजाब, डांस, धमाल, गाना और देशी खाना। जी बिल्कुल, यकीन मानिए मेरी बात का, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां की संस्कृति ने पूरे विश्व को मोहित किया हुआ है। संसार के लगभग आप किसी भी देश में जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको पंजाबी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें जरूर मिलेंगी। और हाँ, संगीत पर तो पंजाबी संस्कृति का प्रभाव पूरा पूरा है, और पंजाबी संगीत को हर जगह सुना जाता है, यानी कि हर देश में लगभग। और सबसे ज्यादा लोग भारत के किसी राज्य से अगर विदेशों में रहते हैं तो वो पंजाब से रहते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से पंजाबी संस्कृति का एक अपना अलग सा अंदाज है, अलग सा रूप है। गोल्डन टेम्पल,
सिख धर्म का एक अनूठा संगम। देशों से विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। साथ ही शहादत की अनूठी मिसाल जलियांवाला बाग। जी बिल्कुल, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो कभी मिटती नहीं है। इतिहास की किताब पे हर एक पन्ना मौजूद रहता है और इसी इतिहास की किताब में एक पन्ना जलियांवाला बाग कांड के नाम से है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शहादत दी थी। साथ ही गुरु साहिबान का गढ़ रहा है ये। तो इस तरह से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल ये आपस में पड़ोसी राज्य हैं और इन पड़ोसी राज्यों में जो भी संस्कृति है तो एक दूसरे राज्यों की संस्कृति की झलक आपस में मैच करती है, मिलती है, दिखाई देती है। एक तरफ गुजरात जिसे एक तरफ से समंदर ने अपने आंचल में छुपाया हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध जल मार्ग जो विभिन्न देशों से गुजरात को जोड़ता है, और प्यारी भाषा केमछो। अरे केमछो से याद आया, गुजरात और राजस्थान की भाषा कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहर, साझी धरोहर। यहाँ का हर स्वाद, वो चाहे खट्टा हो या फिर मीठा या कड़वा या फिर नमकीन, हर स्वाद मन को भा जाता है। कुछ ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग हैं, सीधे, सच्चे, ईमानदार। और कुछ ऐसे ही थे हमारे ग्रेट पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अत्यंत बुद्धिमान, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे पंडित मदन मोहन मालवीय। देश के हर कोने में उनका नाम प्रसिद्ध था। लोग उनका नाम सुनकर श्रद्धापूर्वक नमन किया करते। जहां भी वह पहुंचते उनके चाहने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। लोग उनसे आशीर्वाद लेने को लालायित रहते। कुछ उन्हें अपने निवास में चरण डालने का भी अनुरोध किया करते। एक यात्रा के बाद उन्हें मिलने एक सेठ भी आए। उनकी पुत्री के विवाह का समारोह था। उन्होंने आकर निमंत्रण दिया। विवाह में आयोजित किए जा रहे विशाल भोज में उन्हें सम्मिलित होने का विनम्र आग्रह किया। मालवीय जी में जितनी सादगी थी उतनी ही स्पष्टवादिता थी। उन्होंने विनम्र होते हुए कहा, सेठ जी, निमंत्रण के लिए आभार, किंतु मैं इस भोज में नहीं आ पाऊंगा। मैं तो एक मामूली भारतीय हूँ। मेरे इस देश में लाखों भाई भूखे बैठे हैं। उन्हें दिन में एक वक्त भी, वह भी आधा पेट रोटी प्राप्त नहीं होती है। आपके विशाल भोज में विविध व्यंजन होंगे। आप द्वारा तैयार स्वादिष्ट व्यंजन मेरे गले से नहीं उतर पाएंगे। मुझे उनका ध्यान आता रहेगा जो भूखे रहने पर विवश हैं, अतः क्षमा करें। मालवीय जी, मैं जान गया। अब मैं ऐसे भोज पर किया जाने वाला व्यय रोककर इसे निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों में बांट दूंगा। सेठ ने उन्हें स्वतः विश्वास दिला दिया और वैसा ही किया। उन्हें लगा कि मालवीय जी ने उनकी आंख खोलकर उन पर उपकार किया है। तो दोस्तों, ऐसे महापुरुषों की भूमि है ये भारत देश, जहां पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और ऐसे महापुरुषों की गाथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा स्रोत हैं ये गाथाएं हमारे लिए। अभी हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जाना। ऐसी महान शख्सियतों की शौर्य गाथाओं से भरा है हमारा इतिहास, और यही इतिहास हमारी धरोहर है। जी हाँ, साझी धरोहर। इसी क्रम में यदि आज हम एक और प्रसंग ना छेड़े तो ये बेमानी होगी। जी हाँ, 23 मार्च 1931 के दिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भारत देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। हरियाणवी रागनी में 2 लाइन्स हैं कि जब भगत सिंह की माँ उनसे मिलने जेल में आती है तो वो भगत सिंह से हरियाणवी लहजे में क्या कहती है कि सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा बंद मकान में। तो कवि ने भगत सिंह के रूप में क्या उत्तर दिया अपनी माँ को कि दम किसमें है जो कोई छेड़ ले दिलेर को, अरे दम किसमें है जो कोई छेड़ ले दिलेर को, अरे यूं तो गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो इस तरह से भगत सिंह के दिल में जोश, जज्बा, रवानी और भारत देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून था। वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, जो अंतिम सांस तक आजादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे।
23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर झुलाया गया तो पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर दौड़ गई। फांसी के तख्ते पर चढ़कर प्रथम तो तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और फिर अपने ही हाथों से उस फंदे को सहर्ष गले में डाल लिया। यह देखकर जेल के वार्डन ने कहा था, इन युवकों के दिमाग बिगड़े हुए हैं, ये पागल हैं। तब सुखदेव ने यह गीत सुनाया, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इसी के साथ तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। ये तीनों अद्भुत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी लगने से कुछ क्षण पहले तक भगत सिंह एक मार्क्सवादी बुक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे एवं राजगुरु वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। बम फेंकने के अपराध में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी गई। इसका सर्वत्र विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भारत माता के तीनों सपूतों को फांसी दे दी गई और पुलिस ने उनकी लाशों को रात्रि के समय फिरोजपुर पंजाब में जला दिया। सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई तथा इन शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के असीम देश प्रेम एवं बलिदान से नवयुवकों तथा क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय चेतना का तीव्रता से संचार हुआ। इन वीरों ने क्रांतिकारी कार्यों और अपने बलिदानों से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को मूल रूप से हिलाने का वह काम किया जिससे कुछ ही समय के उपरांत अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भूमिसात होता चला गया। प्रोग्राम को आपने बेहद पसंद किया होगा और आपने जाना हरियाणवी संस्कृति के बारे में, राजस्थानी संस्कृति के बारे में, हिमाचली संस्कृति के बारे में, साथ ही देश के विविध प्रकार के रंगों को आपने जाना। तो दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके लिए हम संस्कृति से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करें, आपको प्रदान करें और आपकी ज़िंदगी में आपका मनोरंजन हो, साथ ही आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त हों। वेल दोस्तों, फिलहाल मैं सुधीर सिंह आपसे लेता हूँ अलविदा। अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपसे